यासीन मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और आपको बताएं यासीन मलिक जो अभी तक टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद की सजा में जेल में बंद है, अब उसके ऊपर एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या को लेकर जो आरोप है उसके बारे में एनआईए एक सबूत जुटा रही है और उसी को देखते हुए जो महबूबा मुफ्ती है उन्हीं की बहन रूबिया सईद उनको टाडा कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी किया है, सम्मन जारी किया है गवाह के तौर पर। आपको बता दें जो यासीन मलिक है उनके ऊपर जो अभी तक केस की बात करें तो 4 ऐसे बड़े केस हैं जिसको लेकर के एनआईए जांच कर रही है और एक केस टेरर फंडिंग को लेकर अभी सजा हुई है। बाकी ऐसे और अभी 3 केस बाकी हैं जिसमें सजा होना बाकी है। तो टेरर फंडिंग 2017 में हुई थी और 17 के केस को लेकर जो एनआईए ने अभी तक की जांच के बाद कोर्ट में प्रमाण प्रस्तुत किए, उसके आधार पर दिल्ली की जो एनआईए कोर्ट है, विशेष अदालत है, उसने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1990 में रावलपोरा में 4 एयरफोर्स के अधिकारियों को जो गोली मारी गई थी, उसके अलावा 40 लोग घायल हुए थे, उनको लेकर भी अभी आरोप पत्र दाखिल होना है। इसी में 1989 में 1989 में ये पूर्व गृह मंत्री मोहम्मद सईद, इनकी बेटी थी रूबिया सईद और ये रूबिया सईद का अपहरण हुआ था और उस समय उस अपहरण के बदले ये कहा गया था कि 5 आतंकवादी जेल के अंदर बंद हैं, इनको छोड़ा जाए। तो गृह मंत्री देश के उस समय रूबिया सईद के पिता थे और उन्होंने अपनी बेटी के बदले में 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा था। इन्हीं आतंकवादियों ने ये 1990 की जो घटना है इसको अंजाम दिया था। यानी जो एयरफोर्स के अधिकारियों की जो हत्या की गई उसी से जुड़ा हुआ मामला अपहरण का केस है, क्योंकि जिन आतंकवादियों ने रूबिया सईद का अपहरण किया उसके बदले में जिन आतंकवादियों को जेल से छुड़वाया उन्हीं ने कहते हैं गोली चलाकर हत्या की ये एयरफोर्स के अधिकारियों की। और यासीन मलिक के ऊपर एक और गंभीर आरोप है कि 1989 में कश्मीरी पंडितों का जो फैसला दिया था, जो न्यायाधीश थे वो न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू, उनकी हत्या का भी आरोप है। यानी यासीन मलिक से जुड़े हुए प्रमुख रूप से 4 केस हैं, एक में केवल सजा हुई है टेरर फंडिंग में। इसके अलावा जो न्यायाधीश गंजू हैं उनकी हत्या में अभी फैसला होना बाकी है। दूसरा, अभी महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद, उसके अपहरण के केस में भी ये यासीन मलिक दोषी है और उस पर भी अभी फैसला होना बाकी है। इसके अलावा रावलपोरा में जो 4 एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा गया था उस केस में भी अभी सुनवाई होकर सजा होना बाकी है। तो देश में एक चर्चा चली थी जिस दिन ये सजा बुलाई थी यासीन मलिक को, उस दिन देश में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर और आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये जो न्यायालय ने फैसला दिया है इसमें फांसी क्यों नहीं हुई। तो उन सबको ये बताया देना चाहता हूं कि ये अभी बाकी केस में अभी सजा होना बाकी है। ओनली अभी टेरर फंडिंग में सजा हुई है और देखा जाए तो वो सजा भी अभी दोहरी उम्र कैद की सजा है, सख्त सजा है, यानी जीवन भर जेल के अंदर बंद रहना ही पड़ेगा। इसी में अब जब गवाही होने जा रही है इसका भी मतलब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि अपहरण का केस किसका है, रूबिया सईद का। और रूबिया सईद कौन है, महबूबा मुफ्ती की बहन। और अगर वो बहन आज ये कह रही है यासीन मलिक की गिरफ्तारी पर, सजा पर, कि ये गलत हो रहा है और नेताओं को गलत परेशान किया जा रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या अब इसका मतलब जो रूबिया सईद है वो ये कहेगी टाडा कोर्ट में कि साहब मेरा तो अपहरण हुआ ही नहीं, तो अपहरण तो हुआ है? क्या वो ये कहेगी कि मेरे अपहरण के पीछे यासीन मलिक जिम्मेदार नहीं है? तो अगर आज वो मना करेगी तो उस समय जब ये अपहरण हुआ था तब ये आरोप क्यों लगाए थे कि यासीन मलिक इसके लिए दोषी है? यानी इस केस में आप देखेंगे कि ये जो महबूबा मुफ्ती का परिवार है कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में है।
लोगों का कहना है कि यह कहीं ना कहीं एक मिली भगत थी, गृह मंत्री पिता हो और बेटी का अपहरण हो जाए और उसकी एवज में 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दें। उस समय भी देश के अंदर यह चर्चा उठी थी, बहुत लोगों ने कहा था कि ये जो 5 आतंकवादी खूंखार छोड़े गए हैं, ये 500 लोगों को मारेंगे। अच्छा होता एक बेटी को कुर्बान कर देता देश का गृह मंत्री, उससे उदाहरण बनता और कभी दूसरे अपहरण का केस सामने नहीं आता। लेकिन इसके लिए राष्ट्रभक्ति चाहिए, कोई भी त्याग करने के लिए आपकी भावना चाहिए। लेकिन आज ये पता लग रहा है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों की भाषा बोल रही हैं, अलगाववादियों की भाषा बोल रही है, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, और वो हर आतंकवादी के खिलाफ जो सेना कार्रवाई करती है या सरकारी एजेंसियां NIA, CBI, ED कोई कार्रवाई करती है तो उस पर वो सवाल उठाती हैं और वो उस पर कहती हैं कि कार्रवाई गलत हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आतंकवादियों की भाषा बोलने वाला एक परिवार है जो कश्मीर में राजनीति में रहा है, जिसमें से रूबिया सईद और महबूबा मुफ्ती के पिता केंद्र में गृह मंत्री रहे हों। अपहरण का केस कहीं कोई ड्रामा या षड्यंत्र तो नहीं था कि मिली भगत करके खूंखार 5 आतंकवादियों को छुड़वा लिया जाए। इसी तरह हमने देखा जो कंधार में ले जाया गया था भारत का हवाई जहाज हाईजैक करके, उस समय भी जो खूंखार आतंकवादियों को छुड़वाया गया, उनमें से आज पाकिस्तान के अंदर वो खूंखार आतंकवादी बैठकर और वहां से आतंकवादियों के बड़े बड़े कैंप चला रहे हैं। इसी में हाफिज सईद नाम इतना बड़ा है कि वो एक पूरे आतंकवादी गिरोह का सरगना है। तो ये हमने देखा है कि आतंकवादियों ने किस तरह से राजनेताओं से मिलकर मिलीभगत करके कई ऐसी घटनाओं को भी अंजाम दिया है, जिसमें यह भी देखने में आया है कि जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले भी कई बार वो हथियार छीन के ले गए, ऐसी घटनाएं सुनते थे। इसके पीछे भी लोगों का कहना यही है कि वो मिली भगत होती थी। आज उनका पता लग रहा है, लेकिन क्योंकि घटनाएं 30 साल लगभग पुरानी हैं और इसीलिए NIA को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है उन तारों को जोड़ने के लिए। यहां आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 2014 से मोदी सरकार आई है, उसके बाद से NIA वही है। ऐसा नहीं है कि NIA 2014 में ही गठन हुआ है, NIA पहले से थी। लेकिन NIA का आप एक्टिवनेस देखिए कि 2014 के बाद से कितने आतंकवादियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, कितने ही आतंकवादियों को मार गिराया है। तो संस्था वही है, लेकिन पहले 2014 के पहले केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और कश्मीर के अंदर चाहे तो महबूबा मुफ्ती की PDP या उनके पिता, उनका संगठन या नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इन्होंने कभी भी इस तरह की सख्त कार्रवाई नहीं की, ना सख्त कार्रवाई की पैरवी की। अगर कभी सख्त कार्रवाई सेना ने करने का मन भी बनाया और कार्रवाई की तो मानव अधिकारों के उल्लंघन के नाम पर सेना को ही घेर लिया, सेना का मनोबल तोड़ा, और जिसका नतीजा यह हुआ कि सेना उसके हाथ बंधे हुए थे, उनके ऊपर हमले होते थे, पथराव होता था। एक तरफ सामने से दुश्मन देश से आए हुए आतंकवादी और पीठ पीछे से कश्मीर की जनता, जिनको कश्मीर ये फंडिंग करके पथराव और गोलीबारी कराती थी। ये दोहरी मार भारत की सेना कश्मीर में झेल रही थी। ये मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद से हमारी सेना को जिस तरह से फ्री हैंड दिया गया कि जैसा मौका समझे वैसी कार्रवाई करें, उसका नतीजा आप देखिए कि आज यासीन मलिक को जब अभी कोर्ट से सजा हुई, NIA कोर्ट से, इसके तुरंत बाद कुछ लोगों ने पथराव किया, कुछ लोगों ने नारेबाजी की, पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए कश्मीर के अंदर। उनको अभी 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ड्रोन के जरिए उनकी फोटोएं खींची गई और अब NIA उनको पकड़ रही है, वहां की लोकल पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। यह है बदलाव पहले और अब में। पहले उन पत्थरबाजों को भटके हुए युवक कहकर उनको बाकायदा छोड़ ही नहीं दिया जाता था, उनको रिवार्ड अवार्ड दिए जाते थे। अगर कोई हथियार छोड़कर आ रहा है, वो ड्रामेबाजी की जाती थी कि हथियार छोड़ दिए। जैसे यासीन मलिक, वो कहता है मैंने तो बहुत दिनों पहले हथियार छोड़ दिए,
तो सफेद पोस्ट बनने की कोशिश में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना दिया और उसके जरिए राजनीति करने की कोशिश की। कांग्रेस ने दिल्ली में बिठाकर उनको चाय कॉफी पिलाई और उनको विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा नेताओं के तौर पर प्रोजेक्ट किया। लेकिन क्या कोई मर्डर करने वाले के इस तरह से दाग धुल सकते हैं? क्या किसी अपहरण करने वाले बदमाश को इसी तरह छूट मिल सकती है? ये एक बड़ा सवाल था जो इस देश की लिबरल ने कभी इस पर सवाल उठाया। लेकिन आज मोदी सरकार आई तो एनआईए को एक्टिव किया गया और यह कहा गया कि जो भी आतंकवादी कृत्य करने वाले लोग इस देश में आजाद हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, उनके खिलाफ सबूत जुटाएं और उनको एक्सपोज करें। और जो उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि महबूबा मुफ्ती उनके नाम पर राजनीति कर रही है, इनको भी एक्सपोज करने का काम है। अब देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती की जो बहन है रूबिया सईद, वो क्या बयान देती है। वो यासीन मलिक को अब वो निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश करेगी या उन्हें बताएगी कि ये ही मेरे आतंक अपहरण के पीछे है। यानी कुल मिलाकर अब ये परिवार भी सवालों के घेरे में है और इसका फैसला अभी टाडा कोर्ट करेगी। जनता अब इनको देखेगी कि किस तरह से ये षड्यंत्र कर रहे थे। वंदे मातरम।